हे एवरीबडी, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक की, जो कि हमारी होने वाली है कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान की। तो अभी तक हमने इस जो क्वेश्चन बैंक है इसका लेसन 1, लेसन 2, साथ ही लेसन 3 और लेसन 4 कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लेसन 5 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जरूर विजिट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन को। सबसे पहले बात करेंगे ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो ये चैप्टर टोटल 16 मार्क्स का यानी कि इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को याद करना, इसके सारे क्वेश्चन IMP है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने कार्यपालक निर्देशक होते हैं। 20, 22, 24 या 26। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर रहेगा 24। ओके, तो 24 इसका सही आंसर है। उसके बाद हमारे सामने आते हैं रिक्त स्थान, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस को मनाया जाता है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ओके, तो राइट आंसर 24 अक्टूबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल होता है। कितने समय तक यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल होता है। तो 6 वर्ष तक। ओके, सो राइट आंसर 6 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्यों बनाया गया है, इसके 4 कारण हमें देने हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित 4 उद्देश्य या लक्ष्य है। आगामी पीढ़ियों की युद्ध से रक्षा करना, आने वाली पीढ़ियों की युद्ध से रक्षा करना। फिर मूलभूत मानव अधिकार यानी कि मानव मनुष्य को जो अधिकार दिए गए हैं, मानवीय गरिमा, कार्य तथा महिला पुरुष एवं राष्ट्र में विश्वास को मजबूती प्रदान करना। उसके बाद सामाजिक प्रगति तथा बेहतर जीवन को प्रोत्साहित करना, यानी कि समाज को भी बढ़ावा देना, साथ साथ हमारे जीवन स्तर को भी बेहतर करना। उसके बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसमें न्याय, समझौता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों इत्यादि द्वारा उत्तरदायित्व का पालन किया जा सके, यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से कहीं ना कहीं विश्व को चलाना। ये बात यहाँ से संयुक्त राष्ट्र संघ की मेन उद्देश्य था उसकी स्थापना करने का। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चारों के चारों पॉइंट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें एक सुरक्षा परिषद है, तो उस सुरक्षा परिषद के क्या क्या कार्य है उनको हमें देखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित कार्य है। सबसे पहला कार्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, यानी कि शांति स्थापित करना। दूसरी, सुरक्षा परिषद का एक अन्य कार्य शांति भंग होने के खतरे को टालना भी। कोई शांति भंग करना चाहता है तो वो शांति के लिए खतरा है तो उसे टालना। ओके, उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा परिषद जो भी फैसला करती है उसको क्रियान्वित करना उसी का दायित्व है। यानी कि शांति को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो भी फैसले होते हैं वो भी इसी का कार्य है। उसके बाद सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा के भंग होने की संभावना पर विवादों की जाँच पड़ताल व छानबीन करना। अगर किसी ने अशांति फैलाई है तो किसने फैलाई है उसकी जांच पड़ताल करना। ओके, ये भी सुरक्षा परिषद का कार्य है। और 5वां कार्य रहेगा, सुरक्षा परिषद जो भी कार्य करती है उसकी योजना बनाना उसी का कार्य है। यानी कि ये जो भी कार्य करेगा उसकी भी योजना ये स्वयं खुद ही बनाता है। तो ये कुछ निम्नलिखित इसके कार्य है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इन 3 कार्यों का, उसके बाद बात के इन 2 कार्यों का। आप वीडियो को पॉज कर भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को संक्षेप में समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने NCERT को रीड किया, कुछ भी उसका कंटेंट ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है और गलत कंटेंट देने से अच्छा है आपको उसका आंसर ना देना। इसलिए मुझे ये नहीं मिला है, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर नहीं दिया है। अगर मुझे कभी इन फ्यूचर मिलता है तो मैं इसका आंसर आपको पिन जरूर कर दूँगी। ओके, सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की वीटो यानी कि निषेधाधिकार शक्ति क्या है। तो चलिए देख लेते हैं निषेधाधिकार शक्ति क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, वीटो का अर्थ है निषेधात्मक वोट। निषेधात्मक का मतलब क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक है ना कहना। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत प्राप्त है, यानी कि ना कहने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग करने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए सुरक्षा परिषद में ऐसे माना जाता है कि 15 सदस्य है, उसमें से 10 सदस्य अस्थायी है और 5 स्थायी, तो इन 5 सदस्यों को वीटो पावर यानी कि निषेधाधिकार प्राप्त है। तो अगर ये
किसी भी मसले पर अपना जो समर्थन है वो नहीं देते तो वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं होता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य देश का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधित मामलों फैसले हेतु 15 से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान करना परम आवश्यक है। अगर किसी प्रोसीजर या किसी प्रक्रिया को पास करना है तो कम से कम 15 में से 9 सदस्यों को तो उस प्रोसीजर का समर्थन करना पड़ेगा, ओके, वरना वो पास नहीं होगा। प्रमुख मामलों में भी नो वोट का निर्णय के पक्ष में पढ़ना जरूरी होता है। इसके साथ ही 5 सदस्यों की सहमति भी आवश्यक है, जो स्थायी सदस्य है उनकी बात कर रही हूँ, ओके। और इन 5 सदस्यों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति तथा वीटो यानी कि निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो कैसे समझाऊंगी, देखो, जो सुरक्षा परिषद है ना, उसमें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के मुख्य सदस्य है। एक है स्थायी सदस्य, ओके, और दूसरे है अस्थायी सदस्य। अब जो स्थायी सदस्य है ना, उन्हें वीटो पावर प्राप्त है, यानी कि किसी भी मसले को, किसी भी प्रक्रिया को प्रस्तावित करने या उसे क्रियान्वयन करने के लिए इनकी सहमति जरूरत है। और इनकी जो सहमति है वही इनकी शक्ति है, तो उसी शक्ति को हम क्या कहेंगे, उसी शक्ति को कहेंगे निषेधाधिकार। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम को संक्षेप में लिखिए। यूनेस्को एक संगठन है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, और इसके जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी काम करता है, उसको हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की स्थापना, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, और इसकी स्थापना कब हुई है, नवंबर 1946 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। अब हमें बताना है इसके कार्यक्रम। तो यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम निम्नवत है, साक्षरता आंदोलन है ना, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानवीय अधिकारों के संबंध में शिक्षण, ओके, उसके बाद अनिवार्य शिक्षा तथा शिक्षा मापदंडों को ऊपर उठाना, वैज्ञानिक तथा शिक्षा संबंधित विशेषज्ञों को एकत्रित करना, वैज्ञानिक कलाकारों तथा शिक्षकों के कार्यों पर किए जाना तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु उत्तम परिस्थिति उत्पन्न करना। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो यूनेस्को एक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य कि शिक्षा को कैसे न कैसे करके बढ़ावा देना, शिक्षा को आगे बढ़ाना, लोगों को शिक्षित करना, है ना। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, विज्ञान को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, यही यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रम है। सो आप कुछ इसी तरीके से इसका आंसर लिखिए। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो दे देना है, उसके बाद इसके कार्यक्रम लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इन आगे के पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 11, जो कि है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अंगों के बारे में लिखिए। यानी कि हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन है या संगठन है, उसके क्या क्या पार्ट्स है, वो कैसे बना हुआ है, उसको हमें देखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख अंग निम्न प्रकार है। सबसे पहले है सभा। इसमें समस्त सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। इनकी प्रतिवर्ष एक बार आवश्यक रूप से बैठक होती है। सभी का प्रमुख कार्य नीति निर्धारण करना है। तो सबसे पहले जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसकी सभा होती है जो कि प्रतिवर्ष होती है, और वहाँ पे क्या किया जाता है, नीति का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यकारी मंडल। अब इसका क्या काम है और ये क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी मंडल 24 सदस्य होता है इसमें, यानी कि 24 मेंबर शामिल होते हैं, और इनका निर्वाचन सभा द्वारा चिकित्सा इत्यादि कार्यों के विशेषज्ञ लोगों द्वारा किया जाता है। इसकी बैठक आवश्यक रूप से प्रति 2 वर्ष बाद होती है, 2-2 वर्षों में इसकी बैठक होती है। और इसके बाद है सचिवालय। पहले हमने पढ़ा सभा, उसके बाद आया कार्यकारी मंडल, उसके बाद तीसरा अंग रहता है सचिवालय। अब सचिवालय में क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सचिवालय में एक महानिदेशक तथा उसका कर्मचारी वर्ग होता है। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों की देखभाल करता है। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, जेनेवा में स्थित है, और वर्तमान में हांगकांग के डॉक्टर मार्गरेट चॉन इसके महानिदेशक पद पर आसीन है, यानी कि अभी ये जो पद है वो उन्हें मिला हुआ है। ओके, सो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है। सो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन 2 पॉइंट्स का, उसके बाद इसका। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। और हाँ, एक बोनस पॉइंट आपको या एक अच्छी चीज़ ये बता देती हूँ कि आप जैसे ही लिखो इसको, तो उससे पहले आप फ्लो चार्ट बना लेना है कुछ इस तरीके से, और लिख देना विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऊपर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंग, और फिर एक पे सभा, एक पे कार्यकारी मंडल, और फिर सचिवालय। तो इससे ये आंसर काफ़ी अच्छा दिखेगा। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, हमारे सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। यानी कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी स्थापना क्यों की गई, किस कारण से उसकी स्थापना की गई, उनको हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों को संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संयोग की स्थापना। मौद्रिक यानी मुद्रा, तो मुद्रा के संयोग की स्थापना करना। मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों की मुद्रा नीति संबंधित संयोग स्थापित करना है ना। उसके बाद सेकेंड रहेगा हमारा संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोई भी सदस्य इनकी अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय लेन देन तथा भुगतानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता, जिससे क्या मिलता है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ओके, फिर चौथा रहेगा विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहित करना। विनिमय यानी कि लेन देन। मुद्रा कोष का एक उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व लाना। ओके, उसके बाद बहुमुखी भुगतान। अब ये क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक उद्देश्य यह भी है कि वह ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है जिसमें प्रत्येक देश अल्प समय अवधि में परस्पर एक दूसरे की मुद्रा में भुगतान स्वीकारने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुमुखी भुगतान हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं बहुमुखी भुगतान। उसके बाद पांचवा पॉइंट रहेगा हमारा भुगतान शेषों के असंतुलन की अवधि एवं मात्रा में कटौती करना। मुद्रा कोष का अंतिम उद्देश्य उक्त प्रयासों द्वारा सदस्य देशों के भुगतान असंतुलन की अवधि एवं परिणाम को कम करना, जिससे उसके आर्थिक विकास में क्या मिले, सहायता मिले। अब भुगतान असंतुलन या संतुलन क्या है, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें हमारा चैप्टर रहता है भुगतान संतुलन और असंतुलन, तो आप समझ जाएंगे। ओके, तो ये कुछ 5 निम्नलिखित उद्देश्य थे इसकी स्थापना करने के। तो चलिए आप इन पहले 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इसी तरीके से आपको अपनी बुक में इसका आंसर लिखना है, सॉरी नोटबुक में। ओके, उसके बाद इन 3 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 2 पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की कार्य प्रणाली एवं कार्यों पर विवेचना कीजिए। जो हमारी विश्व बैंक है उसकी क्या कैसी कार्य प्रणाली है और वो क्या क्या कार्य करती है, उसके बारे में हमें डिटेल देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विश्व बैंक की कार्य प्रणाली एवं कार्य। तो कार्य प्रणाली सबसे पहले विकास योजना हेतु ऋण, यानी कि विश्व बैंक विकास योजना हेतु उस समय ऋण देता है जब उसे यह विश्वास होता है कि सदस्य देश ऋण लेने योग्य है तथा अन्य साधनों से उचित शर्तों पर ऋण नहीं मिल पा रहा है। ओके, ये ऋण देने का कार्य करता है। उसके बाद पूंजी में से प्रत्यक्ष ऋण। विश्व बैंक अपनी पूंजी में से प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है। अनेक बार यह उधार ली गई पूंजी में से भी ऋण देता है। यह अपनी गारंटी पर ऋण दिला सकता है और ऋण दिला भी सकता है। फिर भुगतान की मुद्रा। जब विश्व बैंक किसी देश को गारंटी पर ऋण दिलाता है तो ऋण देने वाले भुगतान करते समय उसी मुद्रा का प्रयोग करेंगे जिसमें ऋण दिया गया है। यानी कि अगर हमने अमेरिका की मुद्रा में ऋण लिया है तो हमें अमेरिका की मुद्रा में ही ऋण वापस करना होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी मुद्रा में ऋण ले लिया और भारत की मुद्रा में हम वापस उनको दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके, उसके बाद ब्याज। विश्व बैंक अपने कोषों में दिए गए ऋणों पर सदस्य देशों पर समय समय पर निर्धारित दरों से ब्याज भी वसूलता है। उसके बाद तकनीकी सहायता एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान। विश्व बैंक सदस्य देशों को अपने आर्थिक विशेषज्ञों और उनकी स्थिति का सामान्य पर्यवेक्षण कराकर उन्हें तकनीकी मदद देता है। इसके अलावा उनकी आर्थिक समस्या, कभी कभी क्या होता है कि किसी देश पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो उस समय देश को जो होती है इकोनॉमी काफ़ी ठप हो जाती है, तो उस समय जो विश्व बैंक होता है वो मुद्रा देता है किसी भी देश को, तो आर्थिक समस्याओं को हल कराने में भी सहायक होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ, ये आपको शिवलाल में भी मिल जाएगा। ओके, शिवलाल मेरा मतलब है शिवलाल से परीक्षा अध्ययन में। सो आप इसको पोस्ट करके भी लिख सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14 संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान है। भारत का क्या योगदान है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका निम्नलिखित है। पहली, संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का परिपालन। भारत जो है वो 30, यहाँ पे थोड़ा सा डल है इसलिए दिख नहीं रहा है, तो आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से लिख देना। भारत 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। उसने प्रारंभ में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का परिपालन किया, यानी कि जो भी आदेश होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वो भारत पालन करता है उनका। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान तथा विश्व शांति को स्थापना में सहायता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया हेतु निर्णायक भूमिका का निर्धारण किया है। उसके बाद तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में सहयोग। भारत ने शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र की कार्य प्रणाली तथा उसके संगठन में सहभागिता की है या सहभागिता की भूमिका निभाई है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्वव्यापी बनाने का प्रयास। भारत चाहता है कि
सदैव यह प्रश्न किए कि विश्व के सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, जिससे यह दुनिया में शांति स्थापित करने का प्रभावी भूमिका के निर्वाह कर सके। भारत ये चाहता है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का हर कोई सदस्य बने। उसके बाद साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध किया है। जिन राष्ट्रों ने अपने आप को साम्राज्यवाद के चुंगल से मुक्त कराने हेतु संघर्ष किया, उनका भारत ने समर्थन किया है। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप इसी तरीके से इसे लिखें। 2 पॉइंट्स, उसके बाद 2 पॉइंट्स, उसके बाद इस पॉइंट को। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सारे जो इस चैप्टर के क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।